हम लोग बात कर रहे थे गायनोशियम की। गायनोशियम का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है। गायनोशियम के पार्ट्स हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। हमने बताया था आपको कि गायनोशियम बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र, स्टाइल जिसे वर्तिका और ओवेरी जिसे कि हम अंडाशय कहते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड है या इन्हीं तीनों पर है। तो आइए हम जो है अपना टॉपिक देखते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि स्टिग्मा जो है वो गायनोशियम का या पिस्टिल का सबसे ऊपरी भाग होता है, अपर पार्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिख भी रहा है, स्टिग्मा इज अपर जनरली नोब्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल। कहता है कि जो स्टिग्मा है ये सबसे ऊपरी भाग है, अपर पार्ट है और जनरली ये नोब्ड पार्ट होता है पिस्टिल का। नोब्ड दैट मीन्स एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि जिसके अंदर कुछ उभरा हुआ या कटोरे नुमा जो है भाग होता है। नॉट भी इसको हम कहते हैं या नॉब कहते हैं या नोब्ड कहते हैं। तो इस तरह का ये पार्ट होता है जिसको जो कि पिस्टिल के सबसे ऊपरी भाग में होता है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपके बगल में एक फिगर है, उस फिगर में आप बेहतरीन से देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है छोटा सा उभरा हुआ फूला हुआ नॉब्ड पार्ट है पिस्टिल का, जिसे ही हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा या फिर वर्तिकाग्र कहते हैं। ये पिस्टिल का सबसे अपर पार्ट होता है और जब पॉलन ग्रेन डहेज्ड होकर पिस्टिल तक पहुंचते हैं तब पिस्टिल के इसी पार्ट पर पॉलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं। इसीलिए लिख रहा है कि इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। कह रहा है कि ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। पॉलन ग्रेन्स अगर स्टाइल पे जाके चिपकता है या ओवेरी के बाहर में जाके चिपकता है, ओवेरी पर जाकर लगता है, इससे जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया यानी कि जनन की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं होगी जब तक वो स्टिग्मा के ऊपर में यानी कि वर्तिकाग्र के ऊपर में जाकर के लैंड नहीं करेगा, वहाँ पर जाकर के अवतरण नहीं करेगा, तब तक जो है उसके अंदर में रिप्रोडक्शन या जनन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, शुरू नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए इसे लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। किसके लिए? पॉलन ग्रेन्स के लिए। जिस तरह से एक हवाई जहाज़ को उतरने के लिए एक रनवे की आवश्यकता होती है, उसी तरह से एक पॉलन ग्रेन को रिप्रोडक्शन में भाग लेने के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है और वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड होता है या प्रोवाइड कराया जाता है पिस्टिल द्वारा स्टिग्मा के रूप में। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। यह स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग होता है और घुंडी नुमा होता है। घुंडी कहने का मतलब है कि कभी भी किसी संरचना में अगर कोई ऊपर में छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है, फूला हुआ भाग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घुंडी नुमा या प्याले नुमा संरचना कह सकते हैं हम उसे। ऐसी संरचना को हम घुंडी नुमा भाग कहते हैं। और यह परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। अवतरण यानी कि जहाँ पर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, पॉलन ग्रेन फॉर्म करती है पॉलन ट्यूब को। इसके बाद हम बात करते हैं स्टाइल की, जो कि किसी भी पिस्टिल का सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि स्टिग्मा के बिल्कुल नीचे एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है। यह कह सकते हैं, देखिए कह रहा है, स्टाइल इज द एलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा विच रेजेज स्टिग्मा टू इंक्रीज द चांस ऑफ पॉलिनेशन। स्टाइल जो है वो एक इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, लंबा खिंचा हुआ और बेलनाकार संरचना है, सिलेंडर पार्ट है,
जो कहाँ मौजूद होता है, बीनीथ द स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा के नीचे होता है। और ये जो है स्टिग्मा को ऊपर उठाए रखता है, जिससे जो पॉलिनेशन होना है उस पॉलिनेशन होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अगर स्टिग्मा वो इनसाइड में होगा तो पॉलन ग्रेन्स को लैंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में उसे ढूंढने में या उस पर लैंड करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि वो बाहर ऊपर निकला हुआ है, बाहर की ओर ऊंचा अधिक बाहर निकला हुआ है, तो इससे क्या होता है, इससे पॉलिनेशन के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये गाइनोशियम के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में देखा जाता है। इसे हम हिंदी में वर्तिका कहते हैं। वर्तिका एक दीर्घीकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। क्या कह रहा है कि वर्तिका क्या है, एक दीर्घीकृत यानी कि लंबा, एलोंगेटेड और पतला इकहरा मतलब सिंगल, और पतला बिल्कुल जिस तरह से कोई तिनका होता है उस तरह से पतला और बेलनाकार भाग होता है, और जो कहाँ मौजूद होता है, वर्तिकाग्र के नीचे मौजूद होता है। और ये क्या करता है, वर्तिकाग्र को ऊपर उठाए रखता है, और वर्तिकाग्र के ऊपर उठे होने के कारण जो है परागण की संभावना जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर फिगर के थ्रू आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है वो स्टिग्मा था। लेकिन यहाँ से जो नीचे का ये पतला सा भाग है जो एक सिलेंडर की तरह है, एक बेलन की तरह है, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्तिका कहा जाता है। इसकी अपनी महत्ता है, इसकी अपनी महत्ता यह है कि ये पॉलिनेशन के चांस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, परागण की संभावना को बढ़ाता है। इसके बाद हम अगले जो है भाग की बात करते हैं। जिस अगले भाग की बात हमने आपको बताया था कि लास्ट जो सबसे भाग होता है, सबसे अंतिम जो भाग, महत्वपूर्ण भाग होता है पिस्टिल का, या सबसे लास्ट पार्ट होता है पिस्टिल का, उसे हम ओवेरी कहते हैं। अगर मैं सीरियली अगर इसकी बात करूं तो मैंने आपको सबसे पहले स्टिग्मा बताया, इसलिए बताया क्योंकि वो सबसे अपर पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको स्टाइल बताया क्योंकि वो मिडिल में आता है, और सबसे लोअर पार्ट जो होता है किसी भी पिस्टिल का वो ओवेरी होता है। ओवेरी जिसे कि हम अंडाशय कहते हैं। तो ओवेरी जो है वो एक बेसल बल्ज पार्ट होता है। बेसल कहने का मतलब है कि बिल्कुल जो है वो सबसे निचला, जिसको हम कह सकते हैं बेस है ना, बेस पार्ट होता है। और ये कैसा होता है, बल्ज्ड होता है। बल्ज्ड कहने का मतलब है कि सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, अपने ऊपरी भागों से अधिक जो है फैला हुआ होता है। बल्ज पार्ट है किसका, पिस्टिल का। द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवेरी, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ओवेरी, इसे हम ओवेरी कहते हैं। तो आप समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं फिगर की बात करूं तो फिगर में आप देख सकते हैं ये सबसे निचला भाग जो है, जो अभी तक बचा हुआ था, जो कि आकर के थैलेमस के साथ लग जाता है, इस पूरी संरचना को ही हम क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं ओवेरी। अब ओवेरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पिस्टिल का। क्यों इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी ओवेरी के अंदर में ओवेरियन कैविटी होती है, और ओवेरियन कैविटी के साथ ओवेरियन कैविटी मौजूद होती है, और ओवेरियन कैविटी के अंदर में ही जो है आपका फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के थ्रू एम्ब्रायोजेनेसिस होती है, और एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, बीज बनते हैं, फल बनता है। ये सारी की सारी घटनाएं या सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो कहाँ होती है, इसी ओवेरी के अंदर में होती हैं। ओवेरी के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम बाद में एक एक करके चर्चा करेंगे। ओवेरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ओवेरी को हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। हिंदी में देखिए क्या कहता है कि स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ भाग अंडाशय होता है, जिसको हम फूला भी कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने आपको फिगर में दिखाया कि नीचे क्या है,
फूला हुआ है, उभरा हुआ है, वो जो ऊपर के स्ट्रक्चर हैं उनके अकॉर्डिंग वो बढ़ा हुआ है, और इसी भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब देख रहे हैं क्या कह रहा है कि इनसाइड द ओवेरी द ओवेरियन कैविटी लॉक्यूल इज प्रेजेंट। कहता है कि ओवेरी के अंदर, इनसाइड द ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है। ओवेरियन कैविटी जो वर्ड होता है आप पहले से जान रहे हैं कि कैविटी दैट मीन्स जो स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो ओवेरियन कैविटी, ओवेरी के अंदर में जो खाली जगह मौजूद होती है ना, जिसमें सारी घटनाएं होने के लिए यानी कि सारे इवेंट्स के लिए स्पेस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। तो ओवेरियन कैविटी या उसको दूसरे शब्दों में लॉक्यूल कहा जाता है। लॉक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ओवेरी के अंदर में प्रेजेंट होता है। हिंदी में कह रहा है कि अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा कोष्ठक होती है। उस अंडाशय के अंदर में क्या होता है, एक गर्भाशयी, यहाँ जहाँ गर्भाशय का निर्माण होता है उस निर्माण के लिए उसके पास में क्या होती है, गुहा होती है, यानी कि एक रिक्त स्थान होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में कोष्ठक कहते हैं। ये गर्भाशय के अंदर, ये अंडाशय के अंदर में उपस्थित होता है। ओवेरी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। कहता है कि द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। कह रहा है कि ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्लेसेंटा लोकेट रहता है। प्लेसेंटा जो है वो पिछले क्लास में आपका था, आपने पढ़ा होगा। जब किसी भी ओवेरी के अंदर में जो बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं, तो सीड्स जो है वो सारे फ्रूट्स के अंदर में एक जैसे, या सारे फ्लावर्स के अंदर में एक जैसे अरेंजमेंट नहीं रखते, उनका डिफरेंट अरेंजमेंट होता है। तो उस डिफरेंट अरेंजमेंट को प्रोवाइड कराने के लिए उसके अंदर एक बिल्कुल सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसको क्या करता है, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको एक जगह प्रोवाइड कराता है, उनको बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। कभी ऐसा मौका आएगा तो मैं आपको प्लेसेंटा को या प्लेसेंटेशन को क्लियर कर दूंगा। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस ओवेरी के अंदर में, उस ओवेरियन कैविटी के अंदर में प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है या प्लेसेंटा लोकेटेड होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। ये अपरा जो है, प्लेसेंटा जो है वो कहाँ होता है, गर्भाशयी गुहा के अंदर होता है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक हल्की सी इमेज दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बीच में एक लाइन सी खिंची हुई है, और इस लाइन, खिंची हुई लाइन के दोनों तरफ क्या है, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट है ना, ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन प्रोवाइड करा रही है ओव्यूल्स को डेवलपमेंट के लिए प्लेस और एक अरेंजमेंट। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। आगे कहता है कि मेगास्पोरेंजिया अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। कहता है कि जो मेगास्पोरेंजिया है, आपने माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे एंड्रोशियम को। माइक्रो, यहाँ जो वर्ड होता है माइक्रो और मेगा, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, छोटा, और मेगा मीन्स होता है बड़ा, दीर्घ। तो यहाँ फूलों के अंदर में, पुष्प के अंदर में, फ्लावर के अंदर में जो एंड्रोशियम होते हैं, एंड्रोशियम के अंदर में जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, और कह सकते हैं कि उसके अंदर फॉर्मेशन के लिए जो प्लेस होता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो सूक्ष्म बीजाणुओं को कह सकते हैं कि जनित करता है या उत्पन्न करता है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो गाइनोशियम के अंदर में जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ओव्यूल्स, उन ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। तो वही कह रहा है कि मेगास्पोरेंजिया कहाँ से अराइज होते हैं, ये प्लेसेंटा से अराइज होते हैं, या प्लेसेंटा में अराइज होते हैं। ये प्लेसेंटा में अराइज होते हैं,
और इसको हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं। और इस मेगास्पोरेंजिया को कॉमनली ओव्यूल्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि कभी अगर आपको ओव्यूल्स की जगह मेगास्पोरेंजिया लिख दे तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल्स जो है वो कॉमनली एक ही हैं। उनके लिए कॉमनली जो है ओव्यूल्स वर्ड यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पर उसके लिए मेगास्पोरेंजिया वर्ड यूज़ किया जाता है। मेगास्पोरेंजिया वो प्लेस होता है जहाँ पर ओव्यूल जो है वो अराइज होते हैं। जैसा कि पिछले फिगर में मैंने आपको दिखाया था, पिछले फिगर में आपको मैंने दिखाया था कि प्लेसेंटा के दोनों तरफ ओव्यूल्स लगे हुए हैं और उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। और वो जो ओव्यूल्स हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, प्लेसेंटा से ही अराइज होते हैं। देखिए हिंदी में कहता है अप्रा से दीर्घ बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजिया यानी कि दीर्घ बीजाणुधानी उत्पन्न होती है, जो सामान्यतः क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। ओवेरी से रिलेटेड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है वो आप देख लीजिए। कहता है कि द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी 1 टू मैनी। कहता है द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी 1 टू मैनी। कहता है कि किसी भी ओवेरी के अंदर में ओव्यूल्स जो है वो या तो एक हो सकते हैं या फिर बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखिए कह रहा है ना कि द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवेरी मे बी 1 टू मैनी। नंबर जो है ओव्यूल्स की नंबर या ओव्यूल्स की संख्या एक ओवेरी के अंदर में या तो एक हो सकती है, मे बी 1 टू मैनी, या बहुत सारी हो सकती हैं। अगर एक की बात करें कि किन के अंदर में एक ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा है। व्हीट के अंदर में, पैडी के अंदर में, मैंगो के अंदर में जो है कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम पपाया की बात करें, वाटरमेलन की बात करें, ऑर्किड्स की बात करें, इन सब के अंदर में कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी, बहुत सारे, अधिक, अनेक। देखिए हिंदी में कहता है एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से लेकर अनेक तक हो सकती है। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से लेकर अनेक तक हो सकती हैं, है ना। या तो एक हो सकती हैं या 2, 3, 4, 5 इस तरह से कह सकते हैं, बहुत सारे गिनती में हो सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर आपको मैंने पहले ही बताया कि उदाहरण के तौर पर एक बीजांड वाली जो अंडाशय होते हैं वो किन के अंदर में होते हैं, गेहूं के अंदर में होता है, धान के अंदर में होता है, आम के अंदर में होता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर में होता है। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और बहुत सारे बीजांड वाले जो अंडाशय हैं वो कौन कौन से हैं, पपीता, तरबूज, ऑर्किड, इन सब के अंदर में बहुत सारे बीजांड उपस्थित होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था मेरा वो रिलेटेड था किससे, वो रिलेटेड था आपका जो पिस्टिल है, पिस्टिल के पार्ट्स से, कि कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट।